हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। मैं आज जो शेयर करने वाला हूं आपके साथ वह हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। पिछले लेक्चर में हमने देखा इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कि भारत की अवस्थिति या भारत के लोकेशन की क्या विशेषता है। दोस्तों, भारत के लोकेशन की क्या विशेषता है, हमने देखा कि हमारी सीमा किन किन राज्यों से होकर मिलती है, किन किन राष्ट्रों से मिलती है, हमारा पूर्व पश्चिम विस्तार क्या है, मानक समय रेखा क्या है 82.5 डिग्री, पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा कहते हैं जो मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है। दोस्तों, तो आज जो हम इसी लेक्चर को, इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वह है भारत की भू आकृतिक विशेषताएं या फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजियोलॉजिकल भू आकृतिक विभाजन, भारत का भू आकृतिक विभाजन। भारत को हम किन भू आकृतिक प्रदेशों में कितने प्रकार के भू आकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं, यह हमारा आज का टॉपिक है। आज हम देखेंगे कि भारत को किन किन भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। भारत की बात करें दोस्तों तो भारत अत्यंत ही विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान, तटरेखा इत्यादि पाए जाते हैं। भू आकृतिक विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला मुद्दा, हमारा पहला टॉपिक है, या पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वह यह है दोस्तों कि भू आकृति किसे कहते हैं या फिजियोग्राफी किसे कहते हैं। फिजियोग्राफी से हमारा तात्पर्य है पृथ्वी के सतह पर या भूक्रस्ट पर, अर्थ के क्रस्ट पर जो उच्चावच या पृथ्वी के सतह पर जो उबड़ खाबड़ संरचना है उसे हम दोस्तों भू आकृति कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो उबड़ खाबड़ संरचना का निर्माण विभिन्न कालखंडों में हुआ है उसे हम भू आकृति कहते हैं। तो भारतीय भूभाग पर जो उबड़ खाबड़ संरचना है उनको किन किन भूभागों के कौन से रीजन में कौन सा क्षेत्र है या उच्चावच में क्या अंतर है भारत के भूखंड में, उसको आज हम देखेंगे, जानेंगे। तो भू आकृति का जो है दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटकर हम देखते हैं। संपूर्ण भारत भूभाग द्वीप समूहों सहित, संपूर्ण भारत भूभाग को द्वीप समूहों सहित हम मुख्यतः 6 भागों में बांटते हैं। मुख्यतः 6 भागों में बांटकर देखते हैं दोस्तों। आइए हम देखें कौन कौन सा वह 6 भाग है। भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को मुख्यतः 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं। भू आकृतिक प्रदेशों में इसको हम बांटकर देखते हैं। भू आकृतिक प्रदेशों में बांटकर देखते हैं। पहला जो भू आकृतिक प्रदेश है दोस्तों यह हमारा रहा प्यारा भारत। हमारे भारत के उत्तर में हम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः बढ़कर देखेंगे कि किन किन प्रकार की भू आकृतिक प्रदेश हमारे भारत में, भारत की भूभाग पर पाई जाती है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वतमाला है जो भारत की उत्तरी सीमा बनाती है, जो भारत की दोस्तों उत्तरी सीमा बनाती है। भारत के उत्तर में हिमालय है, हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में। भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर मिजोरम तक यह हिमालय की संरचना पाई जाती है, हिमालय पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। अर्थात हिमालय पर्वत भारत को एक प्राकृतिक, भारत की एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, भारत को चीन से अलग करती है या तिब्बत से अलग करती है। भारत की यह न केवल प्राकृतिक सीमा बनाती है अपितु यह जो है एक महत्वपूर्ण जलवायु विभाजक के रूप में काम करती है भारत के लिए। तो यही हमारा जो है दोस्तों पहला विभाजन, वर्गीकरण है, फिजियोलॉजिकल डिवीजन है हमारा इंडिया का। पहला क्या है डिवीजन? उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी, उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय पर्वतमाला, उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला अर्थात नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। अगला जो है डिवीजन
हिमालय के बाद देखें हम, हिमालय के दक्षिण में देखें तो पंजाब से लेकर असम राज्य तक, पंजाब से लेकर असम राज्य तक, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक यह विशाल मैदान है। उत्तर का विशाल मैदान जो विभिन्न नदियों द्वारा, सिंधु एवं उनकी सहायक नदियों, गंगा एवं उनकी सहायक नदियों, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों या अवसादों के द्वारा हिमालय के दक्षिण में एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ है दोस्तों, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान या नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा हमारा जो है दोस्तों क्या है टॉपिक, विभाजन, उत्तर का मैदान या नॉर्दर्न प्लेन। इसके पश्चात, विशाल मैदान के पश्चात हम भारत के पश्चिम में देखें, पश्चिमी क्षेत्रों में देखें, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में देखें दोस्तों, तो यह जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर गुजरात के कच्छ तक यह जो है थार मरुस्थल, मरुभूमि है, थार मरुस्थल जिसे कहते हैं। तो तीसरा हमारा जो विभाजन है दोस्तों क्या है, विभाजन तीसरा, भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल। उत्तर पश्चिम में हमारा थार मरुस्थल। मरुस्थल किसे कहते हैं दोस्तों, मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल की यदि हम विशेषता देखें तो तकनीकी रूप से मरुस्थल ऐसे प्रदेश को कहते हैं जहां वार्षिक औसत वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक औसत वर्षा होती है, जिसके कारण वहां वनस्पति का विकास कटीली झाड़ियों के रूप में या फिर कांटेदार तना के रूप में विकास होता है। और खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की दृष्टि से वहां की मृदा में इतनी नमी नहीं होती है कि वहां किसी भी प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जा सके। मरुस्थल की बात होगी दोस्तों। इसके पश्चात जो हमारा चौथा वर्गीकरण है हमारा फिजियोलॉजिकल डिवीजन जो हम इंडिया का करते हैं, तो चौथा वर्गीकरण है हमारा प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुएलन प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। अगला जो है हमारा दोस्तों क्या है, यह प्रायद्वीपीय पठार। चौथा डिवीजन करते हैं हम, क्या करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चात हम देखें भारत के भौगोलिक विभाजन में, भौगोलिक प्रदेश की भू आकृतिक विशेषताओं में पांचवा जो विभाजन है दोस्तों, यह है हमारा तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन हमारा जो है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में, जिसकी सीमा समुद्र तट से लगती है या विभिन्न जो नदियां भारत में प्रवाहित होती है वह जो है समुद्र में जाकर मिलती है। इस क्रम में प्रायद्वीपीय पठार के तटीय क्षेत्रों में मैदानों का निर्माण हुआ है। तो इसे हम कहते हैं, ये जो मैदान बने हमारे इसमें तटीय प्रदेशों में, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिमी तटीय प्रदेशों में जो मैदान का निर्माण हुआ है उसे हम, पांचवा विभाजन है जिसे हम तटीय मैदान कहते हैं या कोस्टल प्लेन कहते हैं। पांचवा क्या है हमारा डिवीजन, पांचवा है हमारा तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन।
तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन। पांचवा विभाजन हो गया हमारा तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन हमारा डिवीजन हो गया। इसके पश्चात हम देखें तो छठा जो डिवीजन है हमारा, छठा जो डिवीजन है वह है द्वीप समूह। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के या दक्षिण भारत के पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर, अरब सागर में कुछ द्वीप हैं जो भारत के क्षेत्र में आते हैं, भारत का जिस पर नियंत्रण है। तो पश्चिम में हमारे जो द्वीप है उसे नाम दिया गया है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह। और भारत के पूर्वी तट पर या बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसे हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यही डिवीजन हमारा अगला डिवीजन है द्वीप समूह या आइलैंड्स। अगला जो डिवीजन है, छठा जो डिवीजन है दोस्तों क्या है, द्वीप समूह या आइलैंड। ये आपने नोट कर लिया दोस्तों, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो छठा जो डिवीजन है वह क्या है, द्वीप समूह। छठा जो भारत का भू आकृतिक वर्गीकरण करते हैं तो छठा है हमारा द्वीप समूह। द्वीप समूहों को हम आइलैंड्स कह सकते हैं, आइलैंड्स। तो यह 6 डिवीजन है आइलैंड्स। उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वतमाला, उत्तर में हिमालय की पर्वतमाला। उसके दक्षिण में आए हम तो यह हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान सॉरी, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में थार मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल या इंडियन डेजर्ट है। उसके दक्षिण में आए दोस्तों हम तो दक्षिण में हमारा है प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत भूभाग की सर्वाधिक प्राचीन संरचना है। सबसे पुरानी संरचना जो है भारत भूभाग पर वह कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार का। इसके पश्चात प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में तटों का निर्माण हुआ, जिसे हम तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है, जिसे कोस्टल प्लेन कहते हैं दोस्तों। उसके पश्चात हमारा छठा जो है वह है द्वीप समूह। इनको हम एक एक करके देखते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रेणियां या हिमालय पर्वतमाला को विस्तार से देखेंगे कि हिमालय पर्वत के निर्माण की क्या प्रक्रिया थी, उनके कौन कौन से जो है श्रेणियां हैं, उसमें प्रमुख दर्रे इत्यादि को देखेंगे। आइए एक एक करके हम आगे बढ़ें, इसको देखें, आगे एक एक करके बढ़ें। तो पहला हमारा क्या है टॉपिक, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वतमालाएं। उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वतमालाएं, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वतमालाएं। आप चाहे तो इस तरह का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या यदि आपके पास एटलस हो तो उसमें आप फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को खोलकर देख सकते हैं कि हमारे जो डिवीजन किया गया है उसका मैप एज इट इज आपको इस तरह का मिल जाएगा वहां पे। ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों, ज्योग्राफी का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कॉन्सेप्ट को हम यदि जाकर एटलस पे या मैप पे देखें, उसको देखने से चीजें ज्यादा याद रहती है हमें। तो यदि हम वहां जाकर उसको देख लें तो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठे तो एटलस साथ में उस क्षेत्र का या उस संबंध में जो एटलस में मैप दिया हुआ है उसको जरूर खोलकर बैठे साथ में, ताकि चीजें को जब आप खुद से देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो चीजें आपको याद नहीं करनी होगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैप के थ्रू यदि हम ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएं तो बहुत ही कम प्रयास, कम एफर्ट में चीजें हमें याद रह सकती है। तो आइए अगला क्या है हमारा इसके पश्चात, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रेणी। उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रेणी, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत, ये है हमारा हिमालय, जो यह हमारा ग्रेट हिमालय, जो नंगा पर्वत पाकिस्तान से लेकर नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। हिमालय पर्वत क्षेत्रों की बात करें दोस्तों तो यह जो है इसका विकास जो है विभिन्न कालखंडों में अलग अलग समय में एक क्रम में हुआ है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में अलग अलग कालखंडों में
अलग अलग श्रेणियां बनी है। हिमालय की जो है श्रेणियां, हिमालय उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसका क्रमिक रूप से विकास हुआ है। विभिन्न कालखंडों में, समयांतरालों पर, अलग अलग कालखंडों में उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसका विकास हुआ है। यदि हम हिमालय पर्वत की बात करें, हिमालय पर्वत की बात करें, हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत की जो विभिन्न कालखंडों में श्रेणियां बनी है, इसको 4 श्रेणी में बांटते हैं हिमालय को। हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस का तात्पर्य क्या है दोस्तों? ट्रांस से अर्थ निकलता है जो किसी के पीछे छिपा हुआ हो, मतलब पीछे की जो संरचना है। तो हम हिमालय की जो संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम सबसे पहले आधार मानते हैं महान हिमालय या ग्रेट हिमालय को। उसके ही ग्रेट हिमालय के जो पीछे हिमालय की जो संरचना विकास या ग्रेट हिमालय से पूर्व जो संरचना का विकास हुआ है, उसे ही हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो पहला जो है हिमालय का विभाजन है ट्रांस हिमालय। अगला है महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। इसके पश्चात है हमारा मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय। इसके पश्चात सबसे नवीनतम संरचना के रूप में जो विकास हुआ है वह है शिवालिक, शिवालिक या शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसका क्रम क्या है दोस्तों? तो यह है उत्तर, उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसका विकास विभिन्न कालखंडों में हुआ है। या इसको यूं देखें, यह हो गया तिब्बत, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। उसके पश्चात ये हमारा फ्रंट हो गया प्लेन। यह क्या है? विभाजन हिमालय का। जो हमने देखा कि हिमालय उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण दिशा में, या यूं कहें इस मैप पे देखें तो यह हो गया हमारा महान हिमालय, इसके इधर ट्रांस हिमालय, उसके पश्चात आ जाता है हमारा मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मिडिल हिमालय। और सबसे दक्षिण में है जो है वह है शिवालिक हिमालय। सबसे दक्षिण में क्या है? हिमालय, शिवालिक हिमालय। अर्थात उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में चार जो है, 4 विभिन्न कालखंडों में पर्वत श्रेणियों का, पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है, जिसे हम ट्रांस हिमालय, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में विभाजित करके देखते हैं, उसको अध्ययन करते हैं। जैसे यह देख लीजिए हमारा दोस्तों मैप, इधर देखें इसको हम आकृति को, तो यह हो गया हमारा तिब्बत। तिब्बत के पश्चात आता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। यह हो गया ट्रांस हिमालय। इसके पश्चात क्या था दोस्तों हमारा? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। उसके पश्चात लघु हिमालय या मिडिल हिमालय, लघु हिमालय। और सबसे अंत में है हमारा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय, महान हिमालय को अलग करने वाली जो संरचना है, या इनके दोनों के बीच के जो क्षेत्र को कहते हैं ITSZ के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ITSZ, अर्थात इंडो तिब्बतन फ्यूचर जोन, इंडो तिब्बत फ्यूचर जोन, ITSZ, ITSZ। यह जो है ट्रांस हिमालय को मध्य महान हिमालय से, ग्रेट हिमालय से अलग करने वाली जो संरचना है, उसे हम ITSZ कहते हैं या इंडो तिब्बत फ्यूचर जोन कहते हैं, इंडो तिब्बत फ्यूचर जोन। ITSZ कहते हैं, इंडो तिब्बत फ्यूचर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे दोस्तों? इंडो तिब्बत फ्यूचर जोन। महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली जो संरचना है
उसे MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट के रूप में जानते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली संरचना को MBF या मेन बाउंड्री फ्रंट के रूप में, मेन बाउंड्री फॉल्ट के रूप में जानते हैं। इसके पश्चात शिवालिक हिमालय और यह हमारा जो है उत्तर का मैदान जो है, उत्तर का मैदान, इसके मध्य जो विभाजक संरचना है इसे हम HFF हिमालयन फॉल्ट फ्रंट के रूप में जानते हैं, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के रूप में जानते हैं। तो कई बार हमारे एग्जाम में इस प्रकार से सवाल पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय, ग्रेट हिमालय से अलग करने वाली जो संरचना है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ITSZ या इंडो तिब्बतन फ्यूचर जोन। उसी प्रकार ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय को अलग करने वाली जो संरचना है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके पश्चात लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाली संरचना को कहते हैं MBF मेन बाउंड्री फ्रंट। और सबसे लास्ट में उत्तर के मैदान को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली संरचना को हम कहते हैं HHF हिमालयन फॉल्ट फ्रंट। तो ये याद कर लेना है हमें। हिमालय का यह हो गया उत्तर से दक्षिण के क्रम में विभाजन। उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो विभिन्न कालखंडों में उसका निर्माण हुआ है उसको हमने देखा कि अलग अलग समय में जो संरचना बनी उसको हम क्या कहते हैं। इसके पश्चात हम एक एक करके हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय की क्या संरचना है उसको देखेंगे। हिमालय की उत्पत्ति की जो कहानी है दोस्तों, तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में जो व्याख्या की जाती है वह प्लेट विवर्तनकी सिद्धांत के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। आइए थोड़ा सा हम हिमालय की उत्पत्ति को जान लें। इसे हम विस्तार से महाद्वीपों के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें हम सिद्धांत के स्तर पर देखेंगे किस प्रकार हुआ। फिलहाल हमें इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत सिलेबस को कवर करते हुए चलना है। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सवाल हमारे एग्जाम में BPSC के अंतर्गत पूछे जाते हैं उसको हम अभी कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, समय का अभाव है, समय कम है हमारे पास, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है जहां से सवाल आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, हमारा पहला टारगेट क्या है? एग्जाम को क्वालिफाई करना, PT निकालना। तो हम उसी प्रकार चल रहे हैं दोस्तों। तो पहला जो हमारा काम है वह है एग्जाम में सवालों को सही करके आना। तो इसलिए वो सेक्शन जो हमने बताया महाद्वीपों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, सिद्धांत से सवाल हमारे एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। वैसे तो ज्योग्राफी का वेटेज जो है 10 से 15 सवाल का है, तो इसमें भी ज्यादातर तथ्यात्मक सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम तथ्यों के आधार पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं ट्रांस हिमालय को। या आप एक फैक्ट लिख सकते हैं, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति जो है दोस्तों यह प्लेट विवर्तन की या प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया के कारण वलन के द्वारा हुआ है, वलन या फोल्डिंग के द्वारा हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी की बात करें दोस्तों, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी पर जो मौजूद संरचना है, भूप्रकृष्ट पर जो मौजूद संरचना है वह प्लेटों के रूप में है। अर्थात जो महासागर और महाद्वीप है वो विभिन्न प्लेटों में बटे हुए हैं। पूरे पृथ्वी के जो क्रस्ट की संरचना है वो विभिन्न प्लेटों में, कई टुकड़ों में बटा हुआ है। जैसे हम देखें, यह हमारा हुआ पृथ्वी, इस पर कई जो है प्लेटें हैं, कई प्लेटें हैं जो अलग अलग दिशाओं में मूव कर रहे हैं। मूवमेंट है इनमें जो है, यह निरंतर गतिशील है, अलग अलग दिशाओं में यह मूव कर रही है दोस्तों। तो प्लेट विवर्तनिकी कहता है कि पृथ्वी अलग अलग प्लेटों के रूप में एक दूसरे दिशा में, अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट है पृथ्वी का। तो इसी क्रम में, इसी सिद्धांत के आधार पर भारत जो प्लेट है, भारतीय प्लेट है, इसका जो है मूवमेंट उत्तर पूर्व की दिशा में, दक्षिण से उत्तर पूर्व की दिशा में मूव कर रही है।
इंडियन प्लेट जो है वह दक्षिण की दिशा में मूव करते हुए यूरेशियाई प्लेट अर्थात एशिया और यूरोप की जो प्लेट है उससे यह प्लेट लाखों वर्ष पूर्व टकराती है और गतिशील होने के कारण भारतीय प्लेट का जो है यूरेशियाई प्लेट के अंदर क्षेपण हो जाता है, अर्थात भारतीय प्लेट मूव करते करते एशियाई प्लेट के नीचे चला जा रहा है धीरे धीरे। उसी क्रम में माना यह जाता है कि भारतीय प्लेट और यह मान लेते हैं हम यूरेशियाई प्लेट है, तो इसके बीच एक महान सागर था जिसे तेथीस सागर कहते हैं। तेथीस सागर था जिसमें हिमालय के पूर्ववर्ती हुई अर्थात हिमालय बनने के पूर्व में जो नदियां प्रवाहित होती थी उनके द्वारा लाए गए अपसादों के वलन के कारण हमारी हिमालय की उत्पत्ति होती है। हिमालय की उत्पत्ति वलन के कारण होती है, या यूं कहें हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत समझाता है अच्छे से समझ सकते हैं हम, वह है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। और हिमालय की उत्पत्ति किस कारण हुई है, किस प्रक्रिया के कारण हुई है, वह है फोल्डिंग या वलन की प्रक्रिया। वलन क्या है दोस्तों, जब दो वस्तुओं को हम दबाते हैं तो किसी न किसी एक वस्तु में जो है झुकाव होता है और एक में उभार होता है। तो ये जो उभार की प्रक्रिया है वलन के कारण ऐसे जो वस्तु उठ जाती है, जैसे हमने ऐसे यहां दबाया तो यह जो जिस प्रकार ऐसे उठ रहा है इसे हम फोल्डिंग कहते हैं, वलन कहते हैं। तो वलन के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है और यह वलन की प्रक्रिया निरंतर चलते जा रही है, निरंतर जो है वलन की प्रक्रिया चलते जा रही है, जिसके कारण विभिन्न कालखंडों में जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है अलग अलग समानांतर रेखाओं के रूप में हुई है और आज भी यह प्रक्रिया निरंतर चलते जा रही है या चले जा रही है, जिसके कारण हमने देखा कि हिमालय के ऊंचाइयों में वृद्धि हो रही है। उसका क्या कारण है, हिमालय की ऊंचाई निरंतर बढ़ते जा रही है, उसका प्रमुख कारण है कि वलन की प्रक्रिया या फिर जो प्लेट का मूवमेंट है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया चलते जा रही है, अभी भी चल रही है वो। तो यह उसके संबंध में हमने थोड़ा सा देख लिया उत्पत्ति किस प्रकार हुई। हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, तथ्यात्मक रूप से ज्योग्राफी को आगे कवर कर लें ताकि एग्जाम में अधिकतम सवालों को हम सॉल्व कर सके दोस्तों, अधिकतम सवालों को हम सॉल्व कर सके। तो इसी क्रम में हिमालय को हमने देखा 4 भागों में बांटा। 4 भागों में हमने जो बांटा तो हमारा पहला है ट्रांस हिमालय। पहला क्या था, हिमालय का जो विभाजन किया हमने ट्रांस हिमालय। तो आइए देखते हैं ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी संरचना चोटियां हैं या पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय की और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ट्रांस हिमालय को दोस्तों, यह ट्रांस हिमालय की बात करें तो हम पहले थोड़ा सा मैप देख लें। यह हमारा जम्मू कश्मीर राज्य हुआ, यह हमारा जम्मू कश्मीर राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इत्यादि जो राज्य हैं। यह हो गया हमारा ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। इसके उत्तर की जो संरचना है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 समानांतर पर्वत श्रेणियां, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 जो है पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो सबसे उत्तर में जो ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर वाली पर्वत श्रेणी है इसे हम कहते हैं काराकोरम रेंज। क्या कहते हैं, काराकोरम रेंज। इसके पश्चात जो है हमारा काराकोरम के दक्षिण में है लद्दाख रेंज। इसके दक्षिण में है कैलाश रेंज। क्या है, कैलाश रेंज। परंतु कैलाश रेंज जो है तिब्बत क्षेत्र में, कैलाश रेंज भारत में नहीं है। और सबसे दक्षिण में है काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर रेंज। जास्कर रेंज क्या है, चौथा हमारा जास्कर रेंज। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। काराकोरम और यह जो श्रृंखला है काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच से सिंधु की सहायक नदी श्योक का प्रवाह होता है। सिंधु की सहायक नदी श्योक नदी का प्रवाह होता है किसके बीच, काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच। इसी प्रकार लद्दाख और जास्कर श्रृंखला के बीच से सिंधु नदी का प्रवाह होता है।
सिंधु नदी का प्रवाह जो है, सिंधु नदी का प्रवाह, सिंधु नदी का प्रवाह कहां से होता है? लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच। उसके पश्चात हम देखें तो जास्कर को ग्रेट हिमालय से या ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग करने वाली जो संरचना थी दोस्तों, वो क्या थी? आईटीएसजेड अभी हमने देखा, इंडो तिब्बतन फ्यूचर जोन। तो यह था हमारा दोस्तों काराकोरम रेंज। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, उसके पश्चात कैलाश रेंज और जास्कर रेंज। कई बार तो हमें ये अरेंज करने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ट्रांस हिमालय के विभिन्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंज करें। तो सबसे उत्तर में हमारा काराकोरम रेंज, उसके दक्षिण में लद्दाख रेंज, उसके पश्चात कैलाश रेंज और सबसे अंत में जास्कर। निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से श्योक नदी का प्रवाह होता है? श्योक नदी निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख और काराकोरम रेंज के बीच से श्योक नदी बहती। श्योक नदी जो है दोस्तों, वह सिंधु की सहायक नदी है। इसी प्रकार सिंधु नदी का प्रवाह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। इसी प्रकार हम बात करें अगला कि ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से, महान हिमालय से अलग करने वाली जो संरचना है उसको क्या कहते हैं? आईटीएसजेड, इंडो तिब्बतन फ्यूचर जोन। तो आइए एक एक करके अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो विभिन्न पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है या पर्वत श्रेणी का विशेषता है, उसको देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है? काराकोरम रेंज। यह नोट कर लिया आपने, श्योक, सिंधु, काराकोरम, लद्दाख। अब हम ट्रांस हिमालय की एक एक श्रेणियों को देखेंगे। तो पहला हमारा है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, यह हो गया। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है या सबसे ऊंचा जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं माउंट केटू। क्या कहते हैं दोस्तों? माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन यह जो है दोस्तों भारत में सर्वोच्च पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी का जो भारत में अवस्थित है उसका नाम है माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। यहां पर काराकोरम रेंज में एक प्रमुख दर्रा है या पास, प्रमुख दर्रा या पास है, दर्रा या पास। इसका नाम है काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा की विशेषता क्या है? यह जो दोस्तों काराकोरम, यह भारत को गिलगित बाल्टिस्तान, यह भारत को गिलगित से जोड़ती है। गिलगित जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, गिलगित जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, काराकोरम पाक अधिकृत कश्मीर में है। यहीं पर दोस्तों 2 महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स। यह भारत, काराकोरम दर्रा भारत को गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ती है। काराकोरम ग्लेशियर, प्रमुख ग्लेशियर जो काराकोरम रेंज पर है, ग्लेशियर कौन कौन से ग्लेशियर हैं? तो पहला है सियाचिन, सियाचिन। दूसरा है सियाचिन, इस्पर, और तीसरा है बाल्तोरो। बाल्तोरो, इस्पर और बाल्तोरो, यह 3 जो है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है दोस्तों? ग्लेशियर जो है बर्फ का जमा हुआ बड़ा क्षेत्र होता है, बर्फ का बड़ा हुआ जमा हुआ क्षेत्र या बर्फ की झील जो है, बर्फों की बनी हुई झील को हम ग्लेशियर कहते हैं, जिससे कई नदियों का उत्पत्ति होता है। सिंधु, गंगा या कोई और नदी, इसकी उत्पत्ति जो है ग्लेशियर से हुई है। और यह बर्फ पिघलने के कारण इसमें जल के रूप में यह नीचे की ओर या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसके कारण हिमालयी नदियों से या बर्फ के बने हुए नदियों का वर्ष भर पानी उसमें नदियों में होता है। क्या हो गया हमारा? क्या
देखा हमने काराकोरम रेंज में। सबसे पहले तो माउंट केटू है जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी है माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। प्रमुख दर्रा जो काराकोरम रेंज में है वह भारत और गिलगित बाल्टिस्तान को जोड़ती है काराकोरम दर्रा। इसके पश्चात तीन प्रमुख ग्लेशियर हैं सियाचिन, हिस्पर और बाल्तोरो। सियाचिन, हिस्पर और बाल्तोरो, यह तीन हो गए हमारे ग्लेशियर। इसके पश्चात काराकोरम रेंज के पश्चात हमारा अगला क्या था रेंज ट्रांस हिमालय के अंतर्गत? लद्दाख रेंज। नेक्स्ट क्या था? लद्दाख रेंज। नेक्स्ट था हमारा लद्दाख रेंज। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत अगला था हमारा लद्दाख रेंज। अगला क्या था हमारा? लद्दाख रेंज। काराकोरम, लद्दाख रेंज, कैलाश और जास्कर। लद्दाख रेंज की बात करें दोस्तों तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, यह पर्वत की चोटी है माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी की बात करें तो यह विश्व में सबसे तीव्रतम ढाल वाली, विश्व में सबसे तीव्रतम ढाल, विश्व में सबसे तीव्रतम ढाल वाली यह पर्वत श्रेणी, विश्व में सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत श्रेणी का नाम है माउंट राकापोसी। यह जो है इसकी संरचना इस प्रकार की है, कुछ इस प्रकार की, विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली संरचना है यह। इसके पश्चात हम देखें और क्या विशेषता है माउंट राकापोसी के पश्चात, और क्या विशेषता है इसकी? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी गुजरती है, देख लिया हमने। इसके पश्चात हम जास्कर की बात करें दोस्तों तो जास्कर जो है पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। यह ट्रांस हिमालय की हो गई विशेषता जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य थे, देख लिया हमने। अब हम महान हिमालय की बात आते हैं, इसके पश्चात हम महान हिमालय की ओर आते हैं। ट्रांस हिमालय का देख लिया हमने, महान हिमालय की बात करें ट्रांस हिमालय में देखा सबसे उत्तर में हमारा काराकोरम रेंज जहां पर तीन ग्लेशियर है, प्रमुख ग्लेशियर सियाचिन, हिस्पर, बाल्तोरो, जो रणनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय के पश्चात हमारा अगला जो है हिमालय के जो विभाजन किया था संरचना का हमने, वह है महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। तो आइए इस मैप पे देखें, ये ट्रांस हिमालय था दोस्तों हमारा। इसके पश्चात महान हिमालय। तो सबसे पहले तो इसका विस्तार देखते हैं, महान हिमालय का विस्तार। महान हिमालय का विस्तार जो है दोस्तों, यह नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। नंगा पर्वत पाकिस्तान में है और नामचा बरवा यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और यह कहां है? पाकिस्तान में। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा के मध्य एक चाप के रूप में हिमालय का विकास हुआ है, एक चाप के रूप में हिमालय का विकास हुआ है। महान हिमालय की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई, महान हिमालय की लंबाई
महान हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। अर्थात नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा के मध्य महान हिमालय की जो लंबाई है वह 2500 किलोमीटर के मध्य फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रृंखला या हिमालय की पर्वत चोटी महान हिमालय जो है विश्व के मतलब लंबाई की दृष्टि से बड़े पर्वतीय श्रेणियों में से एक है। सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में अवस्थित जो श्रेणी है एंडीज श्रृंखला, वह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय भी जो है महान हिमालय वह विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हिमालय पर्वत श्रृंखला भी है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर के आसपास है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई जो है इसकी 6000 किलोमीटर है, 6000 मीटर के अप्रोक्स या 6 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। चौड़ाई की बात करें इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों 400 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक चौड़ी है। अर्थात यह जो इसके चौड़ाई है यह 400 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर के आसपास है। महान हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 400 जो हमने देखा 400 उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, तो उत्तर पश्चिम से जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं या पूर्व की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो इसकी चौड़ाई में धीरे धीरे कमी होने लगती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई, महान हिमालय की चौड़ाई सबसे कम है। यह हो गया हमारा ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, विस्तार। अब आइए हम देखें इसकी प्रमुख जो है महान हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में जानते हैं, उसके प्रमुख माउंटेन के बारे में जानते हैं। हिमालय श्रेणी के पर्वत चोट श्रेणी के ग्रेट हिमालयन रेंज के कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में हम देखते हैं, माउंटेन के बारे में आगे देखते हैं। ग्रेट हिमालय, यह हो गया हमारा दोस्तों ग्रेट हिमालय। यह हमारा हो गया ग्रेट हिमालय। इसके पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, चोटियों की बात करें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का जो है दोस्तों क्या है? हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। आप सबने नाम सुन रखा होगा माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो हिमालय पर्वत की, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में अवस्थित है। हम यहां देखेंगे कि भारत भूभाग में महान हिमालय की कौन कौन सी पर्वत चोटी है। यदि हम क्रम से देखें तो यह है केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी। उसके पश्चात अन्नपूर्णा श्रेणी, अन्नपूर्णा। इसके पश्चात हमारा है अन्नपूर्णा। यह जो महान हिमालय की ये जो 5 चोटियां हमने देखी, यह जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में महान हिमालय की यह 5 पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत चोटियां हैं। कौन कौन सा है? क्रम देखें, पश्चिम से पूर्व के क्रम में देखें, पश्चिम से पूर्व की क्रम में देखें दोस्तों तो केदारनाथ, नंदा देवी, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी। यह महान हिमालय की चोटियां हैं जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ये चोटियां उत्तराखंड में राज्य में। इसके पश्चात जो 4 ऊंची चोटियां हैं
मंसालू, छोयू, माउंट एवरेस्ट इत्यादि। यह जो है नेपाल में है, नेपाल के अंतर्गत आती है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में आता है। उसके पश्चात इसकी जो चोटियां हैं, एक चोटी है माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम राज्य में, माउंट कंचनजंगा जो है महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में अवस्थित, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में अवस्थित है। महान हिमालय की भारत में अवस्थित, महान हिमालय की भारत में अवस्थित सर्वोच्च चोटी, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सर्वोच्च चोटी है माउंट केटू, जो कि काराकोरम रेंज की है, माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन। परंतु यदि सवाल हमारे पूछे कि महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है जो भारत में अवस्थित है, तो भारत में अवस्थित महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। दोस्तों चोटियों की बात कर ली हमने, महान हिमालय की सर्वोच्च चोटियों के देख लिया, एक क्रम में देख लिया। इसके पश्चात हम कुछ महत्वपूर्ण दर्रों या पासों के बारे में देखेंगे। इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण दर्रा या पास देखते हैं महान हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रे या पास को देखते हैं। इस प्रकार हिमालय की पर्वत श्रेणियां, दर्रा किसे कहते हैं? पर्वत के श्रेणियों के बीच जो कटा हुआ क्षेत्र होता है, जिससे पर्वत श्रृंखला के एक छोर से दूसरे छोर के ओर हम प्रवेश कर सकते हैं या जा सकते हैं, यातायात कर सकते हैं, उसे हम दर्रा कहते हैं या पास कहते हैं। तो इसी प्रकार महान हिमालय भी कटिपटी संरचना है। महान हिमालय भी कटिपटी संरचना, या महान हिमालय के इस छोर से उस छोर को जाने के लिए हम जो है दोस्तों इन दर्रों का सहयोग करते हैं, दर्रों का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा अभी महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6 किलोमीटर है तकरीबन। तो यदि हमें महान हिमालय के उस पार जाना हो तो 6 किलोमीटर की चढ़ाई लगभग असंभव है। तो इसलिए महान हिमालय से इस छोर से उस छोर जब हम जाते हैं तो इन दर्रों का सहयोग कर लेते हैं। इन दर्रों के माध्यम से हम इस छोर से एक ओर से दूसरी ओर, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की ओर हम यातायात करते हैं। तो इसी क्रम में देखें हम महान हिमालय के कुछ दर्रों की बात। तो इस प्रकार महान हिमालय के अंतर्गत बहुत सारे दर्रे हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे, उनके नामों को देखेंगे, वह किन किन प्रदेशों को जोड़ती है उसके बारे में देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम महान हिमालय के प्रमुख दर्रों को देखते हैं। महान हिमालय के प्रमुख दर्रों को देखते हैं। महान हिमालय में दर्रों की बात करें तो पूर्व से पश्चिम के क्रम में कई दर्रे हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनको हम देखते हैं दोस्तों। तो पहला जो दर्रा है वह है हमारा बुर्जिल्ला, दर्रों को ला भी कहते हैं। दूसरा हमारा है जोजिला, तीसरा है हमारा बारालाचा ला। ये तीनों जो दर्रे हैं दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। यह जो है तीनों जो दर्रे हैं, यह तीनों जम्मू कश्मीर राज्य में है, JNK राज्य में है, 1 से 3। अब देखते हैं यह किन किन क्षेत्रों को जोड़ती है। तो बुर्जिल जो है यह कश्मीर को गिलगित से जोड़ती है। जो जिला जो है यह श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। लेह जो लद्दाख की राजधानी लेह है। उसके पश्चात बारालाचा जो है यह कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है। इसके पश्चात हम चौथे दर्रे की बात करें
तो यह है दोस्तों सिपकिला, सिपकिला या सिपकिला दर्रा। यह जो है दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। सिपकिला से ही, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से ही सतलज नदी यहां से प्रवेश करती है। इसके पश्चात हम दर्रों की बात करें, इसके पश्चात आगे जब हम बात करें 4 से 5 तक, तो यह है नीति, माना, लिपू, लिपू लेख, नीति, माना, लिपू लेख। ये तीनों जो है, यह तीनों जो है, यह तीनों जो दर्रे हैं दोस्तों, यह उत्तराखंड राज्य में है, यह उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आते हैं। पूर्व में बात करें तो 2 प्रमुख दर्रे सिक्किम में अवस्थित हैं। पूर्व की बात करें तो 2 प्रमुख दर्रे जो है दोस्तों, यह कौन से राज्य में आते हैं? सिक्किम राज्य में, नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, यह दोनों जो है सिक्किम राज्य में अवस्थित, यह दोनों सिक्किम राज्य में अवस्थित, यह दोनों कौन से राज्य में अवस्थित है? सिक्किम राज्य में, नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। तो आइए देखें उनको, नाथुला और जेलेपला। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है नाथुला कौन से राज्य में अवस्थित है? सिक्किम। ये दोनों दर्रे सिक्किम राज्य में अवस्थित है दोस्तों, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नाथुला की बात करें तो यह जो है सिक्किम को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ती है, लहासा तिब्बत, लहासा तिब्बत से जोड़ती है। नाथुला सिक्किम को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ती है। वहीं जेलेपला की बात करें तो यह सिक्किम को, यह सिक्किम को, यह सिक्किम को भूटान की राजधानी थिम्पू से जोड़ती है, या भूटान से जोड़ती है। ये महान हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रों की बात हुई जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की हम बात करें दोस्तों, तो यहां से सवाल बनते हैं दर्रों से। तो हमने देखा कि सबसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़े तो पहले था हमारा बुर्जिल्ला, जोजिला, बारालाचा जो जम्मू कश्मीर में है। उसके पश्चात सिपकिला, जहां से सतलज नदी, सिंधु की सहायक नदी सतलज नदी का प्रवेश भारत में होता है। उसके पश्चात हम और आगे बढ़े तो उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे हैं, नीतिला, मानाला और लिपुलेख, नीतिला, मानाला और लिपुलेख। उसके पश्चात और पूर्व में बढ़े तो नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, जो ये सब दर्रे कहाँ है? महान हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। तो आज हम जो है अपना लेक्चर यहीं छोड़ते हैं दोस्तों। कल से जो है हम, कल जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय और तथा उसके पश्चात पूर्वोत्तर हिमालय, और आगे हम भारत के फिजियोलॉजी को या भू आकृति प्रदेशों को देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है दोस्तों। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। वेद स्टडी ग्रुप को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।